हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, एक कमेंट में हमारा व्यूअर्स ने लिखा है कि सर, जो क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है जिसका क्रिएटिनिन 5 ऊपर पहुंच गया है, तो क्या होम्योपैथी से ये रिवाइवल है और कितने टाइम तक सस्टेन रहता है। तो मित्रों, आज हम रीनल फेलियर या किडनी फेलियर के बारे में आप ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो रीनल फेलियर क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसे दर्दी को क्या कॉज है, इसे कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्या मैनेजमेंट है और होम्योपैथिक का रोल क्या है। दूसरा पार्ट में हमने ये जो रीनल फेलियर या किडनी फेलियर के जो दर्दी है उसका डाइट प्लान क्या है, डू एंड डोंट्स क्या है डाइट प्लान में, और इसकी जो होम्योपैथिक की जो जनरल दवा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये आपको खाली नॉलेज के बारे में हमने बताया है। इसकी जो दवा या हमने एक जनरल दवा बताई है, इसमें आप कोई भी डॉक्टर के साथ परामर्श बिना आप दवा खुद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रीनल फेलियर या किडनी डिजीज है और किडनी फेलियर है, इज़ अ वेरी फैटल डिजीज और कोई सीनियर डॉक्टर के पास ही दवा लेना चाहिए। तो ये मोटा मोटी मैं आपको, ये मेरा एक छोटा वार्निंग है, आप उसको फॉलो जरूर कीजिए। तो मित्रों, ये किडनी या रीनल डिजीज क्या है, तो हमारा शरीर की रचना में अब देखिए, तो ईश्वर ने एक हृदय दिया है, 2 फेफड़े दिया है, 2 किडनी दिया है और उसका अलग अलग काम है। ये जो किडनी है हमारा पेट में करोड़रज्जु के पीछे का पार्ट में, दूटी के पीछे राइट साइड लेफ्ट साइड किडनी होती है। ये किडनी का काम क्या होता है, जो भी खुराक में तत्व खराब है उसको फिल्टर करने का और यूरिन वाटर वो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देता है और किडनी को जरिए लोई शरीर में ऊपर धकेलता है। तो हम जब खुराक खाते हैं तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड्स होता है और बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो शरीर को नीड नहीं होती है, ये ईश्वर ने हमारा शरीर में उसको फिल्टर प्लांट बनाया है। तो किडनी की रचना में हम देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ये छोटी छोटी गरनी का काम करते हैं। भाई इसमें कुछ बदलाव आ जाता है तो ये एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल डिजीज या क्रॉनिक रीनल डिजीज भी बोला जाता है, या किडनी फेलियर ऐसा शब्द भी बोला जाता है। तो इसका क्या कॉज होता है, तो हम मोटा मोटी कॉज की सबसे पहले बात करते हैं। तो जिन लोगों को कायमी ब्लड प्रेशर रहता है और कंट्रोलेबल नहीं रहता है और केयर नहीं करते, उन लोगों को ये किडनी फेलियर होने का चांस रहता है। सेकेंड थिंग, जिन लोगों को डायबिटीज होता है कई बार 8-10 साल के बाद या 10-12 साल के बाद, बरोबर केयर नहीं करते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट किडनी में आता है। तो धीरे धीरे किडनी वीक पड़ जाती है और इसमें यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है। थर्ड थिंग, कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट में क्रॉनिक इन्फेक्शंस होता है, बार बार होता है। आप बहुत आधुनिक दवा लेते हैं तो थोड़ा टाइम दब जाता है,
तो फिर से किडनी में कंटिन्यूस इन्फेक्शन रहता है जिसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस के जरिए भी लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर होने का चांसेस रहता है। जिन लोगों को आयरन की कमी रहता है, लॉन्ग टर्म कोई परनिशियस एनीमिया हो, तो भी कई बार किडनी फेलियर या वीक होने की संभावना रहती है। कई बार ड्रग इंड्यूस कोई दवा की वजह से भी किडनी फेलियर होने की संभावना रहती है। कई बार जेनेटिक कॉज जो होता है, कई बार हेरिडिटरी में किडनी में गांठ हो जाती है जिसे पॉलीसिस्टाइटिस कहते हैं। ऐसे किडनी में किडनी संकुच जाती है तो पॉलीसिस्टाइट में किडनी बड़ी हो जाती है। तो ये जेनेटिक फैक्टर होता है। आपकी कोई भी फैमिली में मदर या फादर को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है तो ये शॉर्ट 90% आपके जेनेटिक कॉज में भी उतर सकता है। कई बार ब्लेडर की वॉल वीक हो जाती है जिसको न्यूरोजेनिक ब्लेडर बोलते हैं। तो इसके जरिए जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो यूरिन नीचे हो जानी चाहिए, इससे ये यूरिन रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो इसके जरिए भी किडनी में दबाव होता है और किडनी फेलियर हो जाती है। कई बार किडनी में इंजरी होता है, कई बार टीबी की गांठ हो जाती है, या कई बार किडनी के कवर में पानी भर जाता है जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलता है। इसके जरिए भी किडनी फेलियर हो जाती है। तो ये मोटा मोटी जो कॉज होता है, कई बार दर्दी को डायरिया एंड वॉमिटिंग हो जाता है तो एक्यूट केस में एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है। अभी कोरोना में आपने देखा कि वायरल इन्फेक्शन से भी दर्दी को किडनी डैमेज होने की संभावना रही है। कई बार कोई दवा की वजह से हो सकता है। चिकनगुनिया से भी किडनी फेलियर का इंडिकेशन होने का संभावना रहता है। तो मैंने मोटा मोटी आपको ये जो कॉज बताया, अभी उसका क्या सिम्टम्स होता है। तो दर्दी को एक तो हाइपरटेंशन रहता है, शरीर में वीकनेस रहता है, खून की कमी रहता है, सांस चढ़ जाता है, हाथ पैर में स्वेलिंग आता है, भूख नहीं लगती है, नोशिया एंड वॉमिटिंग लगता है, नींद नहीं आती है, पैर में क्रैम्प्स आ जाता है, दर्दी को वीकनेस लगता है, दर्दी का जब फूड का स्मेल आता है तो अवॉइड करता है, पेट में उसको गड़बड़ रहता है, यूरिन में जलन रहती है, अशक्ति रहता है, जाती है, अशक्ति का बहुत प्रभाव रहता है, मेंटल वीकनेस लगता है, फटीग, दर्दी को चक्कर आना, भूख नहीं लगना, गुस्सा आ जाना, ऐसे सब तरह की उनको ये तकलीफ रहती है। दर्दी को फिजिकली और मेंटली बोथ प्रकार उनका ये प्रॉब्लम रहता है। तो आपको ऐसे कोई सिम्टम आते हैं तो आपके जरूर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो इसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है? तो सबसे पहले तो हम आयरन की जांच कराते हैं, तो इसमें हमारा हीमोग्लोबिन कम आ जाता है। यूरिन का टेस्ट कराता है तो इसमें ज़्यादा पस सेल आ जाता है। सोडियम पोटेशियम का भी करता है तो कई बार सोडियम या पोटेशियम बढ़ा हुआ होता है। इसमें यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ होता है। नॉर्मल 1.2 क्रिएटिनिन होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा होता है तो इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन फॉर किडनी फेलियर। इसमें यूरिया भी बढ़ता है। सामान्य यूरिया 40 से 50 होना चाहिए। इससे जो ज़्यादा होता है तो उसको डेंजर जोन माना जाता है। और थर्ड थिंग, कई बार यूरिन में एल्बुमिन जाता है तो एल्बुमिनूरिया इज़ वन ऑफ द कॉज। शुरुआत में एल्बुमिन से किडनी फेलियर होती है। तो ये जो मोटा मोटी इंडिकेशन है हम पैथोलॉजी टेस्ट से मालूम पड़ता है। सेकेंड थिंग, किडनी को हम सोनोग्राफी स्कैन करते हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी करने से
किडनी की साइज, किडनी श्रंक हुई है कि नहीं, इसमें कवर में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, पाइलोनेफ्राइटिस है कि नहीं है, उसकी ब्लेडर की वॉल कैसा है, ये सब कुछ इसे नॉलेज हो जाता है। तो ये जो एक तो खून का जांच और दूसरा ये जो रेडियोलॉजिकल स्टडी, ये दोनों से 100% शॉर्ट किडनी फेलियर का ये इंडिकेशंस होता है। हमने लास्ट बताया था कि इसमें होम्योपैथिक का रोल क्या है। देखो, मैंने अभी तक मेरी 33 साल की प्रैक्टिस में मैंने 10 से 12 हज़ार पेशेंट देखे हैं किडनी फेलियर के, और जिन लोगों को 5 क्रिएटिनाइन के अंदर होता है, क्रिएटिनाइन सीरम क्रिएटिनाइन 5 के नीचे होता है, उन लोगों को शॉर्ट होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत सारे अमोघ दवाओं है जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस है, या किडनी वीक पड़ जाती है, या किडनी में जो उसका पंपिंग कम हो गया है, या पाइलोनेफ्राइटिस है, या हाइड्रोनेफ्राइटिस है, या सिस्टाइटिस है, या उसकी ब्लेडर वॉक वीक है, या उसको जो रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन है, यूरिन पीछे धकेलता है। बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो आप कन्वेंशनल मेडिसिन में तो क्या है कि किडनी की पर्टिकुलर दवा नहीं है, ये इन्फेक्शन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, आयरन बढ़ता है, तो इनकी सारी दवाएं है, पर इनकी कोई दवा नहीं है। होम्योपैथिक में उल्टा है, किडनी की दवा है। जब किडनी की हम दवा देते हैं तो सब पैरामीटर नॉर्मल हो जाता है। जैसे आयरन कम हो जाता है, किडनी की हम दवा देंगे, किडनी रिपेयर हो जाएगा, किडनी भी रिपेयर होगा और आयरन भी नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह सोडियम पोटेशियम भी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे तरह यूरिया या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये धीरे धीरे नीचे लाता है। इसमें ये टेक वेरी लॉन्ग टाइम। आपको कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास ही दवा लेना चाहिए, क्योंकि इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज। देखिए, 2 डिजीज ऐसा है, इसमें एक हार्ट का डिजीज और किडनी का डिजीज। हार्ट में अभी भी कोई ऑल्टरनेशन है, कभी हम स्टेंट डालते हैं, बाईपास करते हैं, तो हार्ट 8, 10, 15 साल तक चला जाता है। पर किडनी में कोई ऑल्टरेशन नहीं है, तो आपको किडनी को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आप ज़्यादा सोडियम खाते, या आप एक्सरसाइज नहीं करते, या आप बाहर का खाना खाते, स्ट्रेस ज़्यादा करते, तो भी ये सब कुछ स्टॉप कर दीजिए। तो होम्योपैथिक में 5 से 6 क्रिएटिनाइन होता है, तो ये कंट्रोल हो जाता है। पर आपको लगता है कि मेरा क्रिएटिनाइन जो पेशेंट का है 8 से 10 से 12 से, तो इसमें क्या होम्योपैथिक रोल कर सकता है? हाँ, इसमें रोल जरूर करता है। कई बार पेशेंट की अच्छी कंडीशन होती है, तो वी आर नॉट सेज कि यू डू दिस डायलिसिस। तो आप होम्योपैथिक जो दवा लेते हैं तो क्रिएटिनाइन वहीं पड़ा रहता है, वो 8 पर होता है तो 8 रहता है, 10 होता है 10 रहता है। पर पेशेंट की वाइटलिटी, पेशेंट की इम्यूनिटी, पेशेंट की जो जैविक क्रिया होती है, जीने की जो तमन्ना मेंटली एंड फिजिकली बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि देखो, आपको अच्छा है, स्वेलिंग नहीं है, भूख लगता है, खाना पीना ठीक लगता है, नौशिया नहीं है, मेंटल स्टेटस अच्छा है, तो डोंट डू दिस डायलिसिस और एनीथिंग। अभी मेरे पास ऐसे कैसे पेशेंट है, 12-14 डायलिसिस से हम 10-12 क्रिएटिनाइन से, 14 क्रिएटिनाइन से अभी 8-9 क्रिएटिनाइन है। 4 साल से दवा लेते हैं, पेशेंट कंडीशन इज़ गुड, पेशेंट इज़ डायबिटिक, तो फिर भी पेशेंट का क्रिएटिनाइन लेवल ठीक रहता है। तो पेशेंट को फिजिकली एंड मेंटली अच्छा रहता है, क्योंकि जो किडनी का डिजीज़ है इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कन्वेंशनल मेडिसिन में, आधुनिक साइंस में है। ऐसे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, तो आपको ज़रूर दवा लेना चाहिए, शांति से दवा लेना चाहिए। तो आपका जो बढ़ा हुआ क्रिएटिनाइन 5 से 6 के नीचे में है, तो आप होम्योपैथिक की शॉर्ट दवा लेना चाहिए। मित्रों, मेरा जो दूसरा पार्ट 2 है, इसमें जो डाइटरी प्लान फॉर रीनल फेलियर, और आप होममेड में आप कैसे तरह आप दर्दी को कुछ दे सकते हैं, जैसे उनका मोडालिटी ठीक रहे, यानी जो कॉमन दवा है 5 में आपको संज्ञान करता हो, तो मेरा सेकंड वीडियो ज़रूर देखना। रीनल फेलियर के लिए आप डायलिसिस से भी बच सकते हैं और किडनी डिजीज से भी बच सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।